हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम केस डिस्कस करेंगे वो संतर्पण जन्य विकारों के अंतर्गत भी हमने उसको देखा था और बहुत सारे डॉक्टर्स का ये आया कि इस विषय पे वीडियो होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉमन डिजीज है और इसमें पेशेंट को एलोपैथिक प्रोटोकॉल में जब चलते हैं तो लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन उसको खानी पड़ती है। तो आयुर्वेद में उससे क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट अगर हैं तो वो इंजेक्टेबल्स अवॉइड हो सकते हैं और आहार विहार को सेट करके और आयुर्वेदिक मेडिसिन से उनकी लाइफ को बड़ा अच्छे से हम चला सकते हैं। और जो कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की वजह से होती हैं, जो किडनीज पे इफेक्ट आता है, डायलिसिस तक की कंडीशन पेशेंट्स की होती हैं, आईज पे इफेक्ट आता है, वो सारा हम अपने ट्रीटमेंट से ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि उस कंडीशन तक पेशेंट ना पहुंचे। तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। इसको हम 3 स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हम इसको एलोपैथिक और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से जानेंगे। सेकंड में हम इसकी ट्रीटमेंट के पार्ट को लेंगे। थर्ड में हम जो प्रमेय पीड़िका होती है, वुंड की कंडीशन बनती है, व्रण की कंडीशन जो बन जाती है, उसकी ट्रीटमेंट पे आएंगे। व्रण से मुझे एक चीज हमेशा याद आती है कि व्रण एक ऐसा टॉपिक है जो आचार्य सुश्रुत ने सभी का वैसे बहुत ही प्रैक्टिकल साइंटिफिक वर्णन किया है। उसी क्रम में व्रण का बहुत अच्छा वर्णन है उसकी चिकित्सा के साथ, उसमें क्या पथ्य सेवन करना चाहिए। तो व्रण को लेके मैं हमेशा, मेरे मन में ये भाव रहता है, तो जो क्लिनिक चला रहे हैं डॉक्टर्स या कोई ज्यादा अच्छा है कि मल्टी स्पेशलिटी अगर कोई कर रहा है तो उसके अंतर्गत एक पूरा फ्लोर, अगर कई फ्लोर का आपका वो है तो आप उसको व्रण को डेडिकेट कर सकते हैं। आप यकीन माने कि आप बहुत सारे लिम्स एम्पुटेशन से बचा सकते हैं व्रण चिकित्सा के अंतर्गत, जो आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। क्रियाकाल के अंतर्गत जो षड्विध क्रियाकाल में संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त और भेद अवस्था, तो भेद अवस्था में शोफ आदि की वृद्धि होके व्रण फॉर्मेशन इस तरह का आता है और उसी की भेद अवस्था वाले ही की ट्रीटमेंट व्रण चिकित्सा से ही आचार्य सुश्रुत ने स्टार्ट किया है चिकित्सा स्थान में। तो उस चिकित्सा के अंतर्गत आप एक देखेंगे कि उस षष्टि उपक्रम में व्रण के जो 60 उपक्रम बताए हैं उसमें सारा शोधन और शमन और हर प्रकार की चिकित्सा इंक्लूड हो जाती है अगर आप उसको देखेंगे। तो जो ड्रेसिंग के पार्ट में जो जो फॉर्मुलेशन हमारी है, व्रण शोधन का, व्रण रोपण का, उसके अलावा जो हम शोधन करवाते हैं पंचकर्म का, वो सब करके, और सर्जरी का भी उसमें कई कंडीशंस में करना पड़ता है, वो सब आएगा। हमारा प्रमेय पीड़िका का भी जब आएगा कंसेप्ट, तो कैसे चिकित्सा होती है, अगर अपक्व है तो शोफ के समान, पक्व है तो व्रण के समान, तो वो सारा पार्ट बहुत अच्छा आप इसमें वर्क कर सकते हैं अगर व्रण चिकित्सा पे आप वर्क करें। उस पे भी एक सेशन रहेगा व्रण चिकित्सा पे, मेरे बहुत ही इंटरेस्ट का टॉपिक है वो, तो उस पे भी हम आएंगे। पहले हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज के में पहले एलोपैथिक पर्सपेक्टिव से उसको जानते हैं। तो पेनक्रियाज आप सभी फैमिलियर हैं इससे, कहाँ सिचुएटेड होती है, इसका हेड ड्यूोडेनम में सिचुएटेड होता है। पेनक्रियाज है ये, इसके अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि सीबीडी के साथ मिलके और ड्यूोडेनम में खुलती है। तो वो तो एंजाइम्स वगैरह जो होता है फूड की डाइजेशन में उसका रोल रहता है, एक्सोक्राइन फंक्शन है। 2 तरह का फंक्शन पेनक्रियाज का होता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन का पार्ट है, एंडोक्राइन में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये सेल्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ, पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, उसमें 2 हमारे लिए यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस है, इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स 20% होते हैं, बीटा सेल्स 75% होते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग से आप वेल अवेयर होंगे, ये डायरेक्ट जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में रिलीज होते हैं। तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज में। जो एक्सरसाइजेज, ज्यादा एक्सेस में एक्सरसाइज की जाती है या स्ट्रेस वगैरह कंडीशन होती है या किसी भी कारण से ब्लड का ग्लूकोज लेवल डाउन जाता है, तो उसको कवर करने के लिए ग्लूकागोन हार्मोन वर्क करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज में, ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होता है। सेकंड जो इससे अपोजिट काम चलता है इंसुलिन हार्मोन का, जिसको कि एंटी डायबिटिक हार्मोन कहा जाता है। क्या वर्किंग होती है इसकी, ग्लूकोज पे वर्क करके इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है स्टोरेज की फॉर्म में, जिससे कि ये अब ग्लाइकोजन जो है स्टोर हो जाता है स्केलेटल मसल्स वगैरह में। तो ग्लाइकोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं। इसके अलावा भी इंसुलिन वर्क करता है जो फूड के डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उनको भी
कि वो एक फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाएं, उनका ब्रेकडाउन ना हो, जिससे ग्लूकोज रिलीज ना हो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ना बढ़े। ये सब इसका वर्किंग रहती है। अब डायबिटीज मेलाइटिस पे हम आते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जुवेनाइल स्टेज में मिलती है, इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसमें इंसुलिन बाहर से ही हमें इंजेक्टेबल्स के थ्रू जो एलोपैथिक में दिया जाता है वो। सेकंड, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। फर्स्ट में टाइप 1 में क्या होता है कि ऑटो इम्यून इसको एलोपैथिक क्लासिफाई करती है कि बीटा सेल्स की सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, जिससे बीटा सेल्स की बहुत कम मात्रा हो जाती है या नो बीटा सेल्स एट ऑल। तो इन दैट केस फिर इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। सेकंड में बीटा सेल्स की संख्या बहुत कम नहीं होती है, इवन कई केसेस में पूरा उतना ही बनी रहती है। तो ये हमारे उसमें देखेंगे तो एक सहज के अंतर्गत आता है, एक अपथ्य निमित्त, वो डिस्कस करेंगे हम इसको। कॉजेज में क्या क्या है? जेनेटिक, माता पिता के उससे। पेनक्रियाज की सेल्स में एबनॉर्मलिटी आ जाए किसी प्रकार की, उसमें भी विशेष रूप से बीटा सेल्स में। पेनक्रियाज रिमूवल किसी कंडीशन में करवाना पड़ जाए तो वहां फिर वो एंडोक्राइन फंक्शन इसका लॉस्ट हो जाएगा, वहां इंसुलिन में फिर ब्लड में ग्लूकोज लेवल रेज हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन जो उसको मॉनिटर करता है वो वहां पे रिलीज नहीं हो रहा है। सिम्टम्स में थर्स्ट, पोलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वीकनेस, यूरिन में फाउल स्मेल, मूत्र अभिधावंती पिपलिकाश, चींटियों का आना, मूत्र पे आंट्स, वुंड की कंडीशन, गैंग्रीन। अब हम इसको आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये सारा पूर्व रूप के अंतर्गत हमारे शास्त्रों में पहले ही वर्णित है, बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन आया है। फिर भी जब सभी संहिताओं को पढ़ते हैं तो मैं जो देखता हूं कि ज्यादा जो बिल्कुल थोड़े में बहुत कुछ कह दिया है आचार्य सुश्रुत ने, उन्होंने बड़ा इसको देखेंगे तो इतना कंपाइल हो जाता है कि 2-4 पेज में ही प्रमेय चिकित्सा, प्रमेय पीड़िकाओं की चिकित्सा, मधुमेह चिकित्सा, सब कुछ कवर हो जाता है और बहुत अच्छे से। तो और वो बिल्कुल शास्त्र में जब आप उस तरीके से करते हैं तो उसका कितना वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के पार्ट पे। तो प्रमेय रसवय स्रोतो दुष्टि जन्य विकार है। तो ये स्रोतस अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि रसवय स्रोतस का मूल होता है हृदय और 10 धमनियां। तो वो 10 धमनियां कुछ और नहीं है, 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो रसवय स्रोत दुष्टि के अंतर्गत आते हैं। रसवय स्रोत दुष्टि के हेतु में है चिंत्या नाम चे अति चिंतनात्, तो टेंशन स्ट्रेस वाला पार्ट भी, ज्यादा चिंतन करना, तो ये भी उसके अंतर्गत आता है। अच्छा, रस का स्थान आचार्य सुश्रुत ने बताया है हृदय, और यहाँ रसवय स्रोतस का मूल है हृदय और 10 धमनियां। रस और कफ का आश्रय भाव है। तो इस सब के आधार पे जो हम वमन कराया जाता है वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफॉर्मिटीज जिनमें भी आती है उसमें हम वमन को चूज करते हैं। वमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे ऊपर रहता है और वंडरफुल रिजल्ट्स वमन से मिलते हैं। इवन इन दोज केसेस जिसमें हमने कह दिया कि हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि ये सहज जो प्रमेय है वो असाध्य है, बट उसमें भी कैसे नाना ने एक केस हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट के पार्ट के समय, कि उसको 16 वर्ष के बच्चे को वो ट्रीटमेंट दिया, वमन उसका करवाया, और कैसे उसको उसमें फिर वो सारा हम पार्ट में डिस्कस करेंगे कि उसको फिर मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं रही, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो प्रमेय 2 प्रकार का होता है, सहज और अपथ्य निमित्त। सहज हेरिडिटरी है, आचार्य चरक ने भी अग्रय वर्ग में कहा है प्रमेय अनुसंगी नाम, अनुसंगी रोगों में, हेरिडिटरी वाले रोगों में प्रमेय सबसे प्रधान है। तो देखो उस समय हमारे कितना हमारा शास्त्र एनरिच्ड है और हमारे आचार्यों को कहाँ तक का सब कुछ वो ज्ञान था कि हाँ ये हेरिडिटरी से इस तरीके से होता है, ये वर्णन कर दिया ऑलरेडी। जो सहज प्रमेय होता है वो कृष रुक्ष इस प्रकार का होता है। संतर्पण उत्थ वाला जो स्थूल मोटे तौर पे मिलता है और उसमें क्या क्या उसके निदान रहते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने ये कोट किया है कि किसको प्रमेय हो जाएगा फ्यूचर में, एक डेफिनेट बात बता दी है। तो वो आपको नहीं करना है, खुद भी नहीं करना है, अपने पेशेंट्स को भी इस तरह से गाइड करना है कि उनका रूटीन में ये चीज ना रहे कि कल को उनको फ्यूचर में प्रमेय। तो इस तरीके से आप बहुत बड़ा एक रोल सोसाइटी में प्ले कर सकते हैं इस डिजीज के कंट्रोल में। दीवा स्वपन, जो दिन में सोते हैं, अव्यायाम, किसी प्रकार का व्यायाम नहीं करते हैं, जो हमने संतर्पण जन्य विकारों में डिस्कस किया था कि 40 से 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का व्यायाम 24 घंटे में आपको डेली, मतलब इतना 1 घंटे भर का
या 40-45 मिनट का आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, घूमना, दौड़ना, जो भी आप करें वो करना चाहिए। उसके अलावा आलस्य, जो भागने से, चलना, चलने से खड़े रहना, खड़े रहने से बैठना, बैठने से लेटना, लेटने से सोने वाली जो प्रवृत्ति है, वो जो आलस का पार्ट है उस वो चीज। और शीत, स्निग्ध, मधुर अन्नपान, इस प्रकार के आहार का सेवन करते रहने से उसको अवश्यंभावी फ्यूचर में फिर डायबिटीज हो जाएगी। इस तरह से टाइप 2 वाली डायबिटीज का ये डिस्कशन है। चरक संहिता में जो इसके कारणों में लिखा गया है, अस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य ओदक अनुप्रसा पेयांसी नव अन्नपानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृच सर्वम। सभी कफ को बढ़ाने वाले जो कारण हैं, बैठे रहना अच्छा लगता है, अस्य सुखम, सोना अच्छा लगता है, दही, दूध, इसके अलावा ग्राम्य जीव जंतुओं का या सी फूड वगैरह या फिर अनुपदेश के प्राणियों का मांस रस का सेवन, और गुड़ के बने हुए विकार, नव अन्नपानम। तो हमारे शास्त्र में कहा गया जो भी धान्य हम यूज करें वो समातीतम, 1 वर्ष पुराने होने चाहिए। नए अन्नपान का जो प्रयोग करता है उसको भी डायबिटीज हो जाएगी, प्रमेय हो जाएगा। ये सब कारण है। हमारे शास्त्र में संप्राप्ति जो बताई गई है उसमें कहा गया है, उपरोक्त निदान के सेवन से वात पित्त कफ मेद के साथ मूत्रवाही स्रोतों में वहन करके बस्ती मुख में आ जाते हैं और प्रमेय हो जाता है वहां पे। पूर्व रूप के अंतर्गत इसमें के अंतर्गत क्या होता है कि अपान आवृत व्यान वायु की संप्राप्ति बनती है प्रमेय की और शुक्र दोष की। पूर्व रूप में पिपाशा, थर्स्ट, गलतालु शोष, मधुर शुक्ल मूत्रता, और जो रूप है, लक्षण है, उसमें बताया तत्र आविल प्रभुत्व मूत्र लक्षणा सर्वेव प्रमेहा। आविल, गदला मूत्र, एक्सेस में जो मूत्र आता है तो वही पोलियूरिया की कंडीशन। इसके अलावा हस्त पाद तलदाह, केश नख वृद्धि, श्वास में दुर्गंध, जीवा दंत में मल की उत्पत्ति, मूत्र अभिधावंती पिपलिकाश, मूत्र पर चींटियों का आना, ये सब पूर्व रूप के अंतर्गत और लक्षण के अंतर्गत हमारे इसमें शास्त्र में पहले ही वर्णन कर दिया गया है। वुंड या गैंग्रीन की जो कंडीशन है तो वुंड प्रमेय पीड़िका के अंतर्गत उसका भी वर्णन आ जाता है। तो ये सारा ये है फर्स्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। तो अब हम सेकंड स्लाइड पे आते हैं। सेकंड स्लाइड में हम प्रमेय चिकित्सा को डिस्कस करेंगे। इसमें चिकित्सा को डिस्कस करने से पहले एक केस स्टडी भी ऐसी कि जो कि सहज प्रमेय को असाध्य कहा गया है, पर यह आनुवंशिक ही कंडीशन का पेशेंट, 16 वर्ष की इसकी आयु, कैसे नाना ने उसको इंसुलिन पे वो था, इंसुलिन को और किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन को उसको नहीं देना पड़ा और उसका एक तरह से उसको पुनर्जन्म ही मिला इस ट्रीटमेंट से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो 16 वर्ष की एज, वात पित्त प्रकृति, आनुवंशिक उसको प्रमेय था और साथ में वो मीठा भी ज्यादा खाता था। चक्कर आते थे तो जब एग्जामिनेशन करवाया, यूरिन एग्जामिनेशन, तो 2.5% ग्लूकोज लेवल मिला और पीपी में उसको 280 शुगर लेवल। तो जब नाना के पास वो आया तो 3 से 4 बार रात को उसको उठना पड़ता था यूरिनेशन के लिए और भूख बहुत लगती थी तो बार बार खाता था। तो यहाँ से फिर कफ वृद्धि रूल आउट हुई, पर अन्य कफ वृद्धि के लक्षण नहीं थे। इसके से अलग उसको पेट के में दाह होता था और उल्टी आने को होती थी, जो कि खाना खाने पे शांत हो जाती थी। तो आमाशयगत पित्त, नाना ने वहां से समझे कि आमाशयगत पित्त है, वमन से इसको निकालते हैं। तो उसको भरपेट खाना खिलाया, वामक द्रव्य दिए, बहुत उसको, नाना को भी आश्चर्य हुआ, खूब उसका पित्त निकला और उसके बाद उसको अनावश्यक जो भूख लगती थी वो शांत हो गई। उसके बाद फिर उसको संसर्जन क्रम में लाया, छर्दीसु लाजा कहा जाता है, जो जैसे मक्की के पॉपकॉर्न बनते हैं ऐसे ही ज्वार के लाया बनते हैं, वो उसको दिए गए क्योंकि वो रुक्ष होते हैं बाकी रिमेनिंग कफ को शोषण के लिए। सबसे पहले वो, फिर चावल का पानी, उसके बाद भुने हुए चावल, खिचड़ी, घी, इस तरह की उसको दिए गई 3 से 4 दिन। और उसके बाद जो उसको रोटी और घिया की सब्जी खिला के उसका दोबारा यूरिन एग्जामिनेशन और ब्लड ग्लूकोज लेवल देखा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 140, यूरिन एग्जामिनेशन में 0.5% ग्लूकोज लेवल। तो उसके बाद उसको शिलाजीत रसायन और त्रिफला हल्दी का कॉम्बिनेशन दिया गया। शिलाजीत रसायन जैसे 1 ग्राम डेली मॉर्निंग में दूध के साथ बढ़ाते हुए, पहले दिन 1 ग्राम, दूसरे दिन 2, ऐसे 7वें दिन 7 ग्राम, उसके बाद 8वें दिन फिर 6 ग्राम, ऐसे फिर कम करते हुए वापस 1 ग्राम पिलाए। तो उसके बाद 7वें पर मंथ 2 साल तक एक तो शिलाजीत रसायन इस तरह से चलाया गया, दूसरा त्रिफला हल्दी उसको दी गई नाइट में।
तो 2 साल बाद भी उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल और यूरिन में ग्लूकोज की जो परसेंटेज है वो नहीं बढ़ी। तो इस तरह से ऐसा एक पेशेंट जो कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेता लेता वो खुद भी उसकी क्या हालत होती, उसके घर वालों की क्या हालत होती, कितना उनके लिए एक्सपेंसिव होता और एक लाइफ ही उसकी बिल्कुल डेटेरियोरेट हो जाती। वहां से कैसे आयुर्वेद से उसको नाना ने उसको रिवर्स किया। तो ये एक जब आनुवांशिक केस में इस तरह का लाभ मिल सकता है, तो जो प्रमेह के रोगी हमारे पास आते हैं उनमें हम कितना अच्छा उपचार दे सकते हैं, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शास्त्रीय हम डिस्कस करेंगे। और जो नाना जोशी जी और प्रवीण जोशी सर दूल्हे में करते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो, उस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमेह संतर्पण जन्य रोग है, ये हमारा डिस्कस हो चुका है। तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताई है, बिल्कुल सटीक है, इसको आप फॉलो करें, डेफिनेट श्योर शॉर्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रियंगवादी द्रव्यों से सिद्ध तेल या घृत स्नेहन के लिए यूज करना है, त्रिफला घृत वगैरह भी दे सकते हैं। उसके बाद वमन करवाना है सबसे पहले। तो ये हमने डिस्कस किया था रस्व स्रोत दृष्टि से। रस्व स्रोतस के मूल हैं हृदय और 10 धमनियां। 10 धमनियां हैं 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो और दूसरा आचार्य सुश्रुत ने रस का स्थान बताया है हृदय। रस और कफ का आश्रय भाव होता है। इन सब कारणों से हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, वमन का डायरेक्ट रोल होता है जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले वमन करवाया, फिर विरेचन, मूत्रवाही स्रोतस की इन्वॉल्वमेंट होती है और मूत्र निर्माण प्रक्रिया हमने पहले डिस्कस कर लिया है। पक्वाशय गतास्तत्र नाड़ियों मूत्रवाहस्तुया, पक्वाशय में ही प्रारंभ हो जाती है। और पक्वाशय के शोधन के लिए हमने डिस्कस किया था पक्वाशय के अंतर्गत क्या क्या आता है। ड्यूडेनम के बाद का स्मॉल इंटेस्टाइन का क्षेत्र, जियोजिनम एंड इलियम, जेजनम इलियम और कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन। तो पक्वाशय गते चापी देयम स्नेह विरेचनम, तो जेजनम और इलियम के पार्ट के शोधन के लिए विरेचन यहाँ पे दिया। उसके बाद जो पक्वाशय का लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके शोधन के लिए, और दूसरा एक प्रमेह और शुक्र दोष की संप्राप्ति में कहा गया है कि अपान आवृत व्यान वायु की संप्राप्ति होती है। तो ये आवरण की संप्राप्ति को भंग करने के लिए, अपान वायु का अनुलोमन करने के लिए, निर्मूलन करने के लिए, और पक्वाशय में वायु शांत हुई तो संपूर्ण शरीर में वायु शांत होगी। इस आधार पे फिर उसकी निरोवस्ती, निरोवस्ती इसलिए क्योंकि संतर्पण जन्य रोग है, इसमें तेल की वस्ती नहीं देंगे, तो निरोवस्ती शोधनार्थ दी। कफ की वृद्धि है तो सुरसादि कषाय से, पित्त की वृद्धि है तो न्यग्रोधादि कषाय से। इसके बाद सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आचार्य भागवत ने वर्णन किया है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। आचार्य भागवत जी ने सब कुछ अप्लाइड करके जो बेस्ट है उसको उस फॉर्म में ही लिखा है। तो मेहिनो बलिनो कुरियाद आदो वमन रेचने, सबसे पहले बलवान प्रमेह का रोगी है तो वमन करवाओ, फिर विरेचन करवाओ। स्नेहन किससे करना है, तो सरसप तेल, त्रिकंटक आदि तेल वगैरह से। वमन विरेचन के बाद निरोवस्ती, क्रम सेम है। आचार्य चरक ने जो चिकित्सा सूत्र का है उसमें कहा है स्थूल प्रमेही बलवानी ही एक है, कृष्यस तथेक परिदुर्बलश्च, संब्रहणम तत्र कृष्यस्य कार्यम संशोधनम दोष बलादिकस्य। जो स्थूल प्रमेही है, बलवान है, उसमें संशोधन करवाएंगे, और जो कृष और दुर्बल है उसका संब्रहण करेंगे। संशोधन के बाद भी संतर्पण कराना होता है ताकि वात जनित विकार ना हो। इसके बाद पथ्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और प्रमेह में डायबिटीज में पथ्य का रोल तो एलोपैथिक डॉक्टर से और उन लोग या आम आदमी से भी छिपा नहीं है। तो हम तो पथ्य की इंपॉर्टेंस वैसे भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पथ्य सती गदार्थस्य किम औषधि निषेवने, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषधि निषेवने, लोलिमराज जी ने कहा। तो पथ्य की बहुत फलश्रुति है, क्या क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। शाली, षष्टिक, यव गोधूम की विभिन्न विभिन्न कल्पनाएं। यव प्रधान भवेत प्रमेही, यव प्रधान आहार प्रमेह में देना चाहिए, जगह जगह लिखा है। जौ का, गेहूं की अलग अलग कल्पनाएं, और भ्रष्ट अन्न के कंसेप्ट में इनको भून के इनका मॉइस्चर उड़ा के फिर यूज करते हैं। तिक्त कषाय शाक को भोजन में इंक्लूड करना है, हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली। दीवा स्वप्न जो करते हैं, अव्यायाम, किसी तरह का व्यायाम नहीं करते, आलस्य, शीत स्निग्ध, इस प्रकार का मधुर, शीत स्निग्ध मधुर आहार करते हैं। तो जो डाइट में तिक्त कषाय रस को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते हैं, तिक्त कषाय रस को यहाँ पे इंक्लूड करना है। सरसप, अत्सी तेल वगैरह, मधु, अयस्कृति का प्रयोग चिकित्सा में भी होता है। तो ये चीजें जो है पथ्य है। इसके अलावा पहले बताया गया था जब जैसे वर्ण व्यवस्था जब थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण को कहा गया शिलोच वृत्ति करे, भिक्षा वगैरह पे आश्रित रहे, भ्रमण करे, घूमे फिरे।
क्षत्रिय को अगर डायबिटीज होता है तो कहा गया था गोचारण करे, गाय के साथ दूर दूर तक निकल जाए, टाइम टाइम पे खाना पीना उसको हो। और जो जिसके पास संसाधन नहीं है वो कुआं खोदना जैसे ऐसे परिश्रम के कार्य करे। तो वैसे भी प्रमेय जो डिजीज है वो हमने डिस्कस किया, संतर्पण जन्य जो है वो दीवा स्वपन, अव्यायाम, आलस्य वगैरह से है, तो उसके विपरीत वाला आचरण सब करना है। इसके अलावा रुक्ष द्रव्यों का प्रयोग, उद्वर्तन, व्यायाम करें, वहां अव्यायाम से होती है तो व्यायाम करो। दीवा स्वपन से होती है, अब रात्रि में भी जागना पड़ेगा, तो इसलिए दीवा स्वपन करना ही नहीं चाहिए। तो दीवा स्वपन ना पहले दीवा स्वपन किया, रेस्ट किया, बाद में रात्रि जागरण, खैर ऐसे नहीं कि रूटीन में ही आप जाग रहे हैं, कभी कभार का ये है, उसे तो और भी फिर और तरह के डिसऑर्डर हो जाएंगे। बट इससे बेटर है कि रात में जागना पड़ रहा है, इससे बेटर है कि पहले ही दिन में ना सोएं। कफ मेदनाशक द्रव्य का प्रयोग करना है। इसके अलावा अपथ्य क्या है? जल, ये बहुत एक मेजर पॉइंट है। प्रमेय क्या है? प्रमेय माने, मेह माने जल, प्रमेय माने मोर वाटर, ज्यादा पानी, और मधुमेह माने मीठा जल। तो ये जल की व्याधि है, वैसे भी है संतर्पण जन्य विकार, हमें पता है कि कफ की वृद्धि से होते हैं। कफ के अंदर क्या आता है? जल और पृथ्वी। तो जल को लेके एक बहुत भ्रांति है कि अलग अलग कहते हैं कि 60% बॉडी में वाटर है या 2/3 वाटर है, ज्यादा पानी पियो, बार बार पानी पियो, 4 लीटर पियो, 5 लीटर पियो। तो एक मिथ है, एक ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, जो कि अलग अलग स्थान से हमें एक इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाती है, गलत हमारे अंदर चली जाती है। तो हमें जब पता है कि कफ से क्या होता है? मंदग्नि होती है, और रोगा सर्वेपि मंदग्नो, और सभी रोग मंदग्नि से होते हैं, आचार्य वाग्भट जी ने कहा है। तो जल का सेवन लिमिटेड होना चाहिए। जैसे सर्दियों में है, हमें स्वाभाविक ही प्यास कम लगती है, एक यूरिन फॉर्मेशन हमारा फिक्स है 24 आवर में इतने लीटर बनता है। उसके अलावा अगर सर्दियों में हमें कोई स्वेटिंग नहीं हो रही है तो बॉडी पानी की डिमांड वैसे ही कम करती है, गर्मियों में आते आते फिर पानी की डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा हम क्या खा पी रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो पानी का हमेशा एक लिमिट में ही प्रयोग होना चाहिए, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी घर में पानी पिया है, अभी किसी के पास चले गए, वो 1 गिलास भर के पानी आ गया तो कंप्लीट आप पानी पी रहे हैं, फिर चाय पी रहे हैं, तो ये सब भी कारण बनते हैं प्रमेय के। दूध, तेल, घृत, इक्षुविकार, दही, अम्ल रस, मधुर अम्ल लवण रस कफवर्धक है। तो इस तरह का इनका ये अपथ्य है। अब वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आपको फॉलो करनी है, जो मेडिसिन आपको देनी है, जो धूले में नाना जोशी जी ने भी उस केस में शिलाजीत रसायन दिया, त्रिफला हल्दी दी, किस फॉर्म में कैसे देनी है, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वमन करवाना है। किसी केस में कोई ओल्ड एज का पेशेंट है या कुछ कंडीशन ऐसी बन गई आप उसको वमन नहीं करवा पा रहे हैं पेशेंट, तो इस डिफिकल्टीज में आप उसको फिर विरेचन दे के, और फिर शिलाजीत रसायन मॉर्निंग में डेली, जैसे बताया था 1 ग्राम से ऐसे 7 ग्राम तक, फिर वापस आ गए इस क्रम में। और त्रिफला हल्दी ये डेली नाइट में देनी है। त्रिफला 1 पार्ट, हल्दी 1/4 मिक्स करके रख लेना है, रोज रात को 1 चम्मच गर्म पानी से लेके पेशेंट ने सोना है। इसके अलावा भ्रष्ट अन्न, मॉइस्चर उड़ा के जो भी अन्न सेवन करना है, आटा वगैरह बनाना है, मॉइस्चर उड़ा के, भ्रष्ट अन्न। नागरमोथा सिद्ध जल, नागरमोथा सिद्ध जल का यूज करना है। खाने के 1 घंटे बाद वॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफी यूनिट शुगर डाउन जाता है। खाने के 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का वॉक। मेडिसिन में चंद्रप्रभावटी शिलाजीत होता है, इसमें शिलाजीत तो मधुमेह की चिकित्सा में भी आचार्य सुश्रुत ने बहुत फलश्रुति की है, 3rd स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। 1 तुला शिलाजीत का सेवन करना चाहिए ऐसा बताया। तो इसमें शिलाजीत होता है, मूत्रवाही स्रोतस में विकार है, ये बस्ती में जाके दोष संश्रित हो रहे हैं, तो चंद्रप्रभावटी का इसमें यूज हो रहा है मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे। धात्री निशावटी, आंवला हल्दी, दारू हल्दी, इस प्रकार से। हरिद्रा को प्रमेय में एकल द्रव्य के तौर पे आचार्य वाग्भट जी ने बताया भी है। तो धात्री निशावटी। इसके अलावा कोई भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जिसको प्रमेय घनवटी मैंने यहाँ पे लिखा है, उसमें कड़ू नींब, हल्दी, चिरायता, गुड़ुची, मुस्ता, इस तरह के द्रव्य इंक्लूड हो, ऐसी कोई फॉर्मुलेशन। इसके अलावा असनादि गण के द्रव्यों का कषाय, फलत्रिकादि क्वाथ, मध्व आसव, जिसमें कि गुड़ रहित हो। गुड़ रहित आपको कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन साथ में देना है, 30 ml कषाय 30 ml वाटर के साथ। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपने फॉलो करना है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में बहुत सारी टेबलेट्स, पेटेंट ड्रग्स रहती हैं, उसमें आपने ये द्रव्य देख लेने हैं। तो ये हमारा प्रमेय चिकित्सा का पार्ट है। इस तरह से अगर आप चिकित्सा करेंगे तो 250 से लेके 300 तक की जिनको संतर्पण जन्य टाइप 2 वाली जो है, उसको बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं कि उनको
एलोपैथिक मेडिसिन से आप आयुर्वेदिक मेडिसिन और पथ्य व्यवस्था भी ला सकते हैं। तो ये आपने फॉलो करना है। इसके बाद थर्ड स्लाइड में हम मधुमेह चिकित्सा और प्रमेह पीड़िका चिकित्सा को डिस्कस करेंगे। थर्ड स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे प्रमेह पीड़िका चिकित्सा, मधुमेह चिकित्सा। तो 40 वर्षीय एक पेशेंट नाना के पास आया, कोयले का व्यापारी था वो, स्थूलता की ओर झुकाव था और लक्षणों में भी चाय पानी का ज्यादा पीना और विवाह शादी वगैरह में ज्यादा मीठा ज्यादा सेवन करना, स्वीट्स वगैरह का, और दिन में सोना, सभी लक्षणों से भी उसको मेन कंप्लेंट थी व्रण हो गया था और वो ठीक नहीं हो रहा था। तो नाना ने जब उसका यूरिन लेवल एग्जामिनेशन और वो करवाया तो यूरिन में ग्लूकोज लेवल 5% और ब्लड ग्लूकोज लेवल 300। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके लक्षणों में मलव स्तंभ था, भूख बहुत ज्यादा लगती थी, बार बार मूत्र प्रवृत्ति होती थी। तो कफ के लक्षण भूख ज्यादा लगना, पित्त का लक्षण आमाशय स्थान, कफ प्लस पित्त की संप्राप्ति, आमाशय स्थान होने से वमन, ऐसी संप्राप्ति के आधार पर चिकित्सा का नाना ने निश्चय किया। जब उसको वमन करवाया, फिर से भरपेट भोजन करवा के और फिर उस वामक द्रव्य देके, तो पहले चिकट कफ निकला खूब सारा, फिर पित्त निकला, अनावश्यक भूख शांत हो गई और उत्साह और लघुता लक्षण पहले दिन से उसको होने लगे। फिर जो वही संसर्जन क्रम में ज्वार के बने लाया और उसके बाद फिर भुना हुआ अन्न वो उस तरीके से दिया, और उसके बाद फिर जब जांच करवाई तो यूरिन ग्लूकोज 2.5%, ब्लड ग्लूकोज 200। तो फिर उसको दोबारा फिर से 8 दिन बाद फिर से एक वमन करवाया, फिर संसर्जन क्रम और साथ में शिलाजीत रसायन वर्धमान पत्ती से त्रिफला हल्दी वगैरह दिया। तो बाद में फिर 5 साल बाद भी 120 ब्लड ग्लूकोज और यूरिन ग्लूकोज लेवल थोड़ा कभी स्लाइटली 1% से रेज हुआ, बाकी तो सब नॉर्मल रहा। व्रण पहले ही 8 दिनों में ही ठीक हो गया था। तो इस तरह से कैसे उस कंडीशन के पेशेंट में भी आपको वही शोधन करवाना है, वही ट्रीटमेंट। प्रमेह पीड़िका में, मधुमेह में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम रहेगा, बस आपको कुछ योग आचार्य सुश्रुत ने अलग से जो बताए हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो प्रमेह पीड़िका में आपने अलग से देना है। शिलाजीत का विशेष रूप से सेवन मधुमेह में आचार्य सुश्रुत ने बताया कि 1 तुला तक शिलाजीत सेवन, और साथ में तुवरक तेल पान, ये अलग से वर्णित है, बाकी चिकित्सा सेम। प्रमेह पीड़िका पे भी हम आएंगे। पहले मधुमेह क्या होता है, तो पीड़िका पीड़िता, जिसमें पीड़िकाओं की कंडीशन हो जाए, उपद्रव हो, मूत्र आदि माधुर्य होने से, मधुगंध सामान्य होने से सभी प्रमेह मधुमेह कहे जाते हैं। मधुमेह में स्वेदन का निषेध होता है। अच्छा, एक आजकल जैसे डायबिटिक फुट वगैरह की कंडीशन बताई जाती है, तो पहले ही वर्णित है हमारे शास्त्र में, रसायनियों की दुर्बलता से प्रमेही के दोष उदर गमन नहीं होता। तो प्रमेह की पीड़िकाएं, मधुमेह पीड़िकाएं कहाँ पे होती हैं, अधोकाय में। चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है धन्वंतर घृत का, अष्टांग हृदयकार ने भी उसका वर्णन किया है। धन्वंतर घृत से स्नेहन करवा के तीक्ष्ण संशोधन यहाँ पे हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि दुर्विरेच्या ही मधुमेहिनो, मेद धातु की अधिकता से दुर्विरेच्या कहा गया। तो विरेचन क्या है, षड विरेचन शताश्रित अध्याय में आपने देखा है कि वमन और विरेचन एक कॉमन टर्मिनोलॉजी विरेचन के अंतर्गत उसको रखा है, माने जिससे दोषों का रेचन होता है। तो दोनों इसमें आ जाते हैं। तो तीक्ष्ण संशोधन करवाना है, वमन या विरेचन। प्रमेह पीड़िका में फिर क्या करेंगे, तो नवायस लो एक योग वर्णित है, जो कि चरक ने पांडु में, काश्यप ने शोथ में इसका वर्णन किया है। लोहारिष्ट परिसेचन के लिए व्रण पे शालसरादि कषाय, पान के लिए पिपले आदि कषाय, ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमने इसको ऐड करना है। व्रण रोपण का तेल, बहुत सारे तेल व्रण रोपण के लिए शास्त्र में वर्णित है, तो जो द्रव्य वर्णित है उनसे निर्मित व्रण रोपणीय तेल का इसमें प्रयोग करना है। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा। फिर से स्नेहन और शोधन की यहाँ पे प्रधानता रहेगी। तो तीनों दोष होते हैं, 10 दोष होते हैं, जैसे चरक संहिता में वर्णित है प्रमेह में। तो तीनों के लिए हमने, आपने देखा, सबसे पहले वमन करवाया आमाशय के शोधन के लिए, फिर पश्चिमान आशय या स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है पक्वाशय का, उसके शोधन के लिए विरेचन, फिर पक्वाशय के लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट के शोधन के लिए वस्ती। तो तीनों शोधन करवाया, तीनों स्थान का कुछ शोधन किया। शिलाजीत के लिए क्या कहा गया है, चरक संहिता में भी कहा गया है, सुश्रुत ने भी यही कहा है, न सो अस्थि रोगो यम चापी निहान्यान न शिलाजितु। शिलाजीत कोई भी ऐसा रोग नहीं है, साध्य रोग, जिसको जो शिलाजीत से ठीक ना हो। तो शिलाजीत का 1 तुला सेवन काफी प्रवर मात्रा, काफी ज्यादा मात्रा में सेवन कराने को इसमें कहा गया है। तो वैसे ही जैसे वर्धमान पत्ती से शिलाजीत सेवन का हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, वैसे ही आपको उसका सेवन करवाना है।
तो इस शिलाजीत से विशेष रूप से मूत्रगत विकारों में मूत्र की इन्वॉल्वमेंट जहां पे होती है वहां पे इसका रोल और भी ज्यादा है, शास्त्रों में वर्णित है। अपक्व पीड़िका, प्रमेय पीड़िकाएं अपक्व हैं तो शोफ के समान चिकित्सा, पक्व है तो व्रणवत चिकित्सा। व्रण की क्या चिकित्सा है वो हम व्रण चिकित्सा के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। मांस रक्त दुष्टि से शोफ होता है, उसमें शिरावेद करना है सबसे पहले। शोफ वृद्धि होने पे रुजा और दाह लक्षण साथ में होने पे शस्त्र परिनिधान, शस्त्र क्रिया, सर्जरी, और फिर व्रणवत उसकी चिकित्सा करनी है, व्रण शोधन तेल, व्रण रोपण तेलों का प्रयोग। पूरे फॉर्मेशन होने पे वह असाध्य हो जाता है। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा। तो अब हमने सब डिस्कस किया, प्रमेह के कारण, उसके चिकित्सा, प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा, मधुमेह चिकित्सा। अब नेक्स्ट हम डिजीज में के पार्ट में डिस्कस करेंगे या तो संतर्पण जन्य एक और विकार, कुष्ठ, त्वचा विकार जो कि आजकल बहुत कॉमन है, स्किन डिसऑर्डर्स, या तो उसको डिस्कस करेंगे, या फिर वसंत ऋतु के उसमें हमने डिस्कस किया था श्वास का अति निद्रता जो कफ प्रकोप के कारण होने वाली डिजीज में है। तो या फिर उस डिजीज को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को मैं यहीं पे रेस्ट देता हूं। आप सभी का मंगल हो। नमस्कार।